Hello students, I Krunal Parmar welcome you all for class 11 physics subject. Today we are going to start a new chapter of physics, chapter number 8, gravitation. Today we are going to start a lecture 1 for class 11. Now first of all we discuss about introduction part of gravitation. In class 9 the basic introduction regarding to the gravitation we already learned. Now we revise it. Now, first of all, what is gravitation? Gravitation is a natural phenomenon by physical bodies attract each other. ग्रेविटेशन क्या है? ग्रेविटेशन इज अ नेचुरल फिनोमिना है कि जो दो बॉडी के बीच में लगता है. ओके, उन ग्रेविटेशन के कारण दो बॉडी के बीच में अट्रैक्शन प्रोड्यूस होता है. Newton focused on his attention on the motion of the moon about the earth. फर्स्ट ऑफ ऑल जो ग्रेविटेशन है उसके रिगार्डिंग जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो न्यूटन ने दिया है. न्यूटन ने जो मून की जो मोशन है अबाउट द अर्थ उसका स्टडी किया है. ओके, एंड ही डिक्लेयर दैट द लॉज ऑफ नेचर दैट ऑपरेटिंग बिटवीन द अर्थ एंड एप्पल इज सेम एज द लॉ ऑपरेटिंग बिटवीन अर्थ एंड मून. तो जो लॉ ऑफ मोशन नेचर में अर्थ और एप्पल के बीच में जो लगता है, जैसे एप्पल पेड़ से गिरकर अर्थ पे आता है, वही लॉ एज इट इज सेम लॉ लगता है बिटवीन द मून एंड अर्थ के बीच में. वही लॉ के कारण जो मून है वो अर्थ के रिगार्डिंग मोशन करता है. ही कैलकुलेटेड द एक्सीलरेशन ड्यू टू द ग्रेविटेशन ऑन अर्थ टू बी 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. तो न्यूटन ने कैलकुलेशन किया एक्सीलरेशन का, तो जो वैल्यू मिली उनको वो क्या है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर जितनी होती है. ओके, ना न्यूटन्स ने जो अपना लॉ दिया है उनके हिसाब से न्यूटन प्रिडिक्टेड दैट ए इज प्रोपोर्शनल टू 1/r². नाउ व्हाट इज दिस ए? ए इज द एक्सीलरेशन. व्हाट इज आर? r is the distance between two object. तो एक्सीलरेशन जो दो बॉडीज हैं उनके रेडियस के इन्वर्सली स्क्वायर का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल जितनी होती है. दैट्स वाई a इज इक्वल टू 1 प्रोपोर्शनल टू 1/r². ही ऑल्सो सपोज दैट ग्रेविटेशन फोर्स, ग्रेविटेशन एक फोर्स है, दैट्स वाई f इज प्रोपोर्शनल टू m/r². तो जो दो बॉडीज़ होती हैं उनके मास के प्रोडक्ट और उनके बीच का जो डिस्टेंस है उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल में वो वर्क करती है. दैट्स वाई वी कैन राइट दैट f इज प्रोपोर्शनल टू m/r². बाय द थर्ड लॉ ऑफ मोशन द फोर्स ऑन द बॉडी ड्यू टू द अर्थ मस्ट बी इक्वल टू द फोर्स ऑन द अर्थ ड्यू टू द बॉडी. न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या है? जितना फोर्स एक बॉडी दूसरी बॉडी पे लगाती है उतना है इक्वल एंड अपोजिट फोर्स दूसरी बॉडी फर्स्ट बॉडी पे लगाती है. तो जितने फोर्स कोई बॉडी अर्थ पे लगाएगी उतना ही इक्वल एंड अपोजिट फोर्स अर्थ बॉडी पे लगाएगा. देयरफॉर दिस फोर्स शुड ऑल्सो बी प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ द अर्थ. तो यहाँ पे क्या है? अकॉर्डिंग टू दिस थर्ड लॉ, this force is proportional to the mass of the earth as well as the body. Thus the force between the earth and the body is, here in first equation we write that f is proportional to m/r². Now here f is proportional to capital M into small m/r². capital M क्या है? capital M is the mass of earth. And what is small m? Small m is the mass of body. That's why we can write that f is proportional to capital M into small m/r². Now if we remove this proportionality constant, we have to use equal to, we have to put one constant. Here f is equal to capital G into capital M into small m/r². Here G is one constant and this constant is called as a universal constant of gravitation. Here G is called as the universal constant of gravitation. And what is the value of capital G? The value of capital G is
6.67 into 10 raised to minus 11. Keep in mind 6.67 into 10 raised to minus 11. And what is this unit of universal constant of gravitation? Newton meter square per kg square. Now evidence in support of law of gravitation. The rotation of the earth around the sun or that the moon around the earth is explained on the basis of this law. तो जो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है उसके रिगार्डिंग ही हम बात कर सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं. जो अर्थ की रोटेशन है रिगार्डिंग टू द सन और मून की जो रोटेशन है रिगार्डिंग टू अर्थ, वो हम यही लॉ, कौन सा लॉ, ग्रेविटेशन लॉ से ही हम उसको प्रूव कर सकते हैं. द टाइड्स आर फॉर्म्ड इन ओशन ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन अर्थ एंड मून. जो समुद्र में टाइड प्रोड्यूस हो रही है, ओके, वो भी ग्रेविटेशन फोर्स अट्रैक्शन बिटवीन अर्थ और मून की वजह से ही प्रोड्यूस होती है. तो वो भी इसकी प्रूव भी हम क्या किससे कर सकते हैं, ग्रेविटेशन लॉ से ही हम उसको प्रूव कर सकते हैं. द वैल्यू ऑफ स्मॉल जी कैन बी यूज टू प्रिडिक्ट द ऑर्बिट एंड टाइम पीरियड ऑफ अ सैटेलाइट. तो यहाँ पे जो स्मॉल जी की वैल्यू है वो किसके लिए हम यूज़ कर सकते हैं, ओके, तो प्रिडिक्ट द ऑर्बिट एंड टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट. जो भी सैटेलाइट है उनका टाइम पीरियड और उनकी जो ऑर्बिट कहाँ पे है, किस डायरेक्शन में, ये सब कैलकुलेशन करने के लिए हमको स्मॉल जी का हम यूज़ कर सकते हैं. अभी अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन टू बॉडीज, सपोज यहाँ पे एक बॉडी है उसका मास है स्मॉल m, एक बॉडी है उसका मास है कैपिटल M. तो उनके बीच का जो ग्रेविटेशन फोर्स लगता है, ओके, कितना लगेगा, ग्रेविटेशन फोर्स F इज इक्वल टू जी स्मॉल m इंटू कैपिटल M अपन आर स्क्वायर जितना लगेगा. यहाँ पे स्मॉल m एक फर्स्ट बॉडी का मास है, कैपिटल M सेकंड बॉडी का मास है, r उनके बीच के डिस्टेंस है. सो इन दिस केस we can write that gravitation force between these two body is F is equal to capital G. G is a gravitation constant, universal gravitation constant, G m small m capital M upon r square. Now what is this important feature of law of gravitation? First, the gravitation force between two masses is independent of the intervening medium. ग्रेविटेशन फोर्स जो दो बॉडी के बीच में लगता है वो कोई मीडियम पे डिपेंडेंट होता नहीं है. उनके बीच में मीडियम कोई भी होगा लेकिन वहाँ पे ग्रेविटेशन फोर्स लगेगा. द म्यूचुअल ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू बॉडीज आर इक्वल एंड अपोजिट. यहाँ पे ये ग्रेविटेशन जो होता है वो न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन के रिगार्डिंग ही लगता है. द म्यूचुअल ग्रेविटेशन फोर्स बिटवीन टू बॉडीज आर इक्वल एज वेल एज इट इज इन अपोजिट. ग्रेविटेशन फोर्स ओबे न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन. थर्ड, ग्रेविटेशन फोर्स is an conservative force. Now this is a conservative type of force. Fourth, the law of gravitation holds only for point masses. तो यहाँ पे जो ग्रेविटेशन फोर्स की हम बात करेंगे वहाँ पे जो भी हम मास ले रहे हैं वो पॉइंट मास लेंगे हम, और पॉइंट मास के रिगार्डिंग ही वो पूरी थियरी डिस्कस होगी. द ग्रेविटेशन फोर्स बिटवीन टू पॉइंट मासेस इज सेंट्रल फोर्स. तो ग्रेविटेशन फोर्स कैसा होता है, वो सेंट्रल फोर्स होता है, वो दो बॉडी के बीच में लगता है. इट्स मैग्नीट्यूड इज डिपेंड्स ऑन स्मॉल r एंड हैज़ नो एंगुलर डिपेंडेंस. तो यहाँ पे जो कोई भी बॉडी है उनके बीच में लगने वाला ग्रेविटेशन फोर्स उनके डिस्टेंस पे ही डिपेंड करती है, कोई एंगुलर डिपेंडेंसी पर डिपेंड नहीं करता है. Gravitation force between two bodies is independent of the presence of other body. तो यहाँ पे जो दो बॉडी के बीच में लगने वाला जो ग्रेविटेशन फोर्स है वो तीसरी कोई बॉडी आ जाने से अफेक्टेड नहीं होती है. सो दीज आर द इम्पोर्टेंट फीचर रिगार्डिंग टू द लॉ ऑफ ग्रेविटेशन. नाउ वी डिस्कस
Newton's universal law of gravitation. Newton's universal law of gravitation statement is as follow. Every particle in the universe attracts every other particle with force which is directly proportional to the product of their mass and inversely proportional to the square of the distance between them. So this is a statement of Newton's universal law of gravitation. Here, if we understand with this equation, यहाँ पे जो ग्रेविटेशन फोर्स लग रहा है, ग्रेविटेशन फोर्स F किसके बीच में लग रहा है? फर्स्ट बॉडी है उसका मास m1, दूसरी बॉडी है उसका मास m2, उनके बीच का अगर जो डिस्टेंस हम r लेंगे तो वो m1 और m2 के प्रोडक्ट मल्टीप्लिकेशन के प्रोपोर्शनल में, और उनके बीच का जो डिस्टेंस है r उनका स्क्वायर का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल में लगेगा. एंड डायरेक्शन ऑफ दिस फोर्स अलोंग द लाइन जॉइनिंग देम. तो यहाँ पे कौन सी डायरेक्शन में लगेगा? जो डायरेक्शन में दोनों बॉडी एक लाइन थ्रू कनेक्ट हो रहे हैं वही डायरेक्शन में ग्रेविटेशन फोर्स लगेगा. दिस फोर्स इज कॉल्ड एज ग्रेविटेशनल फोर्स. एंड दिस फोर्स जो दो बॉडी के बीच में लग रहा है वो कौन सा फोर्स है? दिस इज अ ग्रेविटेशन फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स. अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स ऑन the particle 1 of mass m1 by the other particle 2 of mass m2 lying at the distance of small r between them, then we can write that. यहाँ पे ग्रेविटेशन फोर्स कैसा है? ग्रेविटेशन फोर्स m1 और m2 के बीच में लगेगा. अगर ग्रेविटेशन फोर्स m1 बॉडी पे m2 लगाएगा, m2 बॉडी पे m1 फोर्स लगाएगा यहाँ पे. तो यहाँ पे अगर मुझे ये कहना है कि मैग्नीट्यूड ऑफ दिस फोर्स ऑन पार्टिकल 1, किस पे लग रहा है फोर्स? पार्टिकल 1 पे. कौन फोर्स लगा रहा है? पार्टिकल 2, मतलब बॉडी मास 2. m1 बॉडी पे m2 फोर्स कितना लगाएगा उसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे? वेक्टर फॉर्म में. वेक्टर F12, यहाँ पे वेक्टर F12, मतलब उसको हम पढ़ेंगे कैसे? द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ऑन पार्टिकल 1 बाय द पार्टिकल 2. किस पे लगेगा वो पहले लिखेंगे, कौन लगाएगा वो उसके बाद लिखेंगे. वेक्टर F12 मतलब पार्टिकल 1 पे जो फोर्स लग रहा है, कौन लगा रहा है? पार्टिकल 2. कौन सा फोर्स है? ग्रेविटेशनल फोर्स. तो वेक्टर F12 इज इक्वल टू, वी कैन राइट डेट कैपिटल G इज अ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर. हियर G इज अ कांस्टेंट एंड इट इज कॉल्ड द यूनिवर्सल कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटेशन. Because its value is same at all place, at all time in the whole universe. The value of G was first determined by Cavendish experimentally. तो यहाँ पे जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट G है उसकी जो वैल्यू है किसने फाइंड आउट की थी? फर्स्ट कैवेंडिश ने फाइंड आउट की थी एक्सपेरिमेंटल. ओके, थियोरेटिकल नहीं, एक्सपेरिमेंटल उसने फाइंड आउट की थी कैपिटल G, मतलब ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू. देयर आफ्टर मैनी अदर साइंटिस्ट ऑल्सो हैव डिटरमाइंड इट्स वैल्यू मोर प्रिसाइजली. बाद में उसके बाद बहुत सारे साइंटिस्ट ने कैपिटल G की वैल्यू फाइंड आउट की और उसकी प्रिसाइज वैल्यू दी. सो आफ्टर द present accepted value of G is 6.67 into 10 raised to minus 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन kg स्क्वायर. तो ये G की वैल्यू आपको याद रखनी, कीप इन माइंड. वैल्यू ऑफ कैपिटल G इज 6.67 into 10 raised to minus 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर. एंड व्हाट इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ कैपिटल G? द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ कैपिटल G इज m raised to minus 1, L raised to 3, T raised to minus 2.
Now if we define this gravitation force in a vector form, for that we take one figure. Here मास m1 मास m2 को हमने कोऑर्डिनेट सिस्टम से डिफाइन किया है। यहाँ पे x y z कोऑर्डिनेट सिस्टम है। यहाँ पे y z प्लेन में m1 मास रखा है। m1 मास का ओरिजिन से जो डिस्टेंस है वो कितना है, वेक्टर r1 है। m2 मास है, उसका जो ओरिजिन o से जो डिस्टेंस है वो कितना है, वेक्टर r2। m1 मास और m2 मास के बीच का जो डिस्टेंस है वो वेक्टर r12 से फिगर में इंडिकेट किया है। तो यहाँ पे हम फिगर को देखेंगे तो यहाँ पे फ्रॉम द फिगर वी कैन राइट दैट वेक्टर r12 मतलब क्या, मास m1 और मास m2 के बीच का जो डिस्टेंस है वो वेक्टर फॉर्म में। तो वेक्टर r of 1 2 is equal to, we can write that vector of r2 minus vector of r1. So from this we can write that r12 cap कैसे फाइंड आउट करेंगे, r12 कैप r12 का फॉर्मूला क्या है, वेक्टर ऑफ r12 अपॉन मोड ऑफ वेक्टर ऑफ r12। तो यहाँ पे फ्रॉम दिस इक्वेशन we can say that vector of r12 is equal to r2 minus vector r1 divided by mode of vector r12. So it is equal to vector of r2 minus vector of r1 mode of r12 क्या है, it is small r, वो डिस्टेंस ही है, डिस्टेंस बिटवीन मास m1 और m2। So here small r is equal to mode of vector r12. It is clear from the figure that यहाँ पे from figures पे से हम लिख सकते हैं वेक्टर ऑफ f12 क्या, फोर्स ऑन बॉडी 1 बाय बॉडी 2। पहले जिस पे फोर्स लग रहा है वो लिखेंगे, उसके बाद जो वैल्यू है वो जो बॉडी फोर्स लगा रही है वो लिखेंगे। तो वहाँ यहाँ पे क्या है, वेक्टर f12 मतलब फोर्स ऑन बॉडी 1 बाय बॉडी 2। उसका इक्वेशन क्या है, कैपिटल G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। यहाँ पे वेक्टर फॉर्म है तो वेक्टर r12 की डायरेक्शन में यहाँ पे लगेगा। सिंस द ग्रेविटेशन फोर्स आर म्यूचुअली इंटरएक्टिव फोर्स, द फोर्स exerted on particle 1 by particle 2 is represented as vector f12 is the same in the magnitude but it is opposite in the direction of the force exerted by particle 2 by particle 1 vector f21। तो यहाँ पे दो फोर्स लग रहा है, एक है वेक्टर f12 और दूसरा है वेक्टर f21। वेक्टर f12 मतलब बॉडी 1 पे जो लग रहा है ग्रेविटेशन फोर्स, कौन लगा रहा है, बॉडी 2, उसको f12 से लिखेंगे। f21 क्या है, वेक्टर f21 बॉडी 2 पे ग्रेविटेशन फोर्स लग रहा है, किसके कारण लग रहा है, बॉडी 1 के कारण, उसको हम वेक्टर f21 से लिखेंगे। वेक्टर f12 और वेक्टर f21 की मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन डायरेक्शन दोनों की अपोजिट है। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, वेक्टर f21 मतलब फोर्स ऑन बॉडी 2 बाय बॉडी 1 इज इक्वल टू सेम, मैग्नीट्यूड इज सेम बट डायरेक्शन इज अपोजिट। सो यहाँ पे माइनस लिखेंगे क्योंकि डायरेक्शन अपोजिट है। तो माइनस कैपिटल G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर वेक्टर ऑफ r12। सो यहाँ पे माइनस r12 माइनस को कैंसिल करने के लिए हम r12 की जगह पे क्या लिखेंगे, r21। इट इज इक्वल टू कैपिटल G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर वेक्टर r21। नाउ हियर दिस बोथ फोर्स वेक्टर f12 एंड वेक्टर f21 आर shown इन दिस फिगर। ओके, यहाँ पे जो वेक्टर f12 मतलब क्या, बॉडी 1 पे बॉडी 2 के कारण लगता हुआ ग्रेविटेशन फोर्स, और यहाँ पे
वेक्टर F21 क्या है, बॉडी 2 पे 1 के कारण लगता हुआ ग्रेविटेशन फोर्स। दोनों जो फोर्स है यहाँ पे देखो उनकी मैग्नीट्यूड सेम है, लेकिन उनकी जो डायरेक्शन है वो अपोजिट है। सो दिस यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन ओबेज द न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। Now this force due to this extended object, first of all, what is extended object here? An extended object can be considered as a collection of point mass। अभी हमने जो पूरी थियरी डिस्कशन की, यहाँ पे जो हमने मास लिया उसको हमने पॉइंट मास कंसिडर किया। अभी एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट मतलब क्या, कि जब भी पॉइंट मास, कलेक्शन ऑफ पॉइंट मास को हम कंसिडर करेंगे तो वो ऑब्जेक्ट बनेगा। हियर द फोर्स ड्यू टू सच एन एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट ऑन अ पॉइंट मास इज इक्वल टू द वेक्टर सम ऑफ फोर्स exerted on it by all the point mass in extended object। यहाँ पे जो अगर हम फोर्स ऑन पार्टिकल 1 बाय एन एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट, अगर कोई फोर्स लग रहा है पार्टिकल 1 पे, किसके कारण लग रहा है, एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट के कारण, तो यहाँ पे हम उसको मैथमेटिकली कैसे लिख सकते हैं, वेक्टर ऑफ F1 इज इक्वल टू वेक्टर F12 प्लस वेक्टर F13 प्लस वेक्टर F14। जितने भी एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट है वो हम लिख सकते हैं, F15, F16, 17 जितने हैं उतने सब हम एडिशन में करते जाएंगे। तो यहाँ पे उस सब से मिला के जो फोर्स लगेगा ओके वो वेक्टर F1 होगा। तो यहाँ पे वेक्टर F1 के लिए हम क्या लिख सकते हैं, वेक्टर F1 पे लगने वाला जो ग्रेविटेशन फोर्स है वेक्टर F1 इज इक्वल टू 12 मतलब कैपिटल G m1 m2 अपॉन r12 स्क्वायर r कैप 12। वैसे हम ये फोर्स वेक्टर F13 के लिए क्या लिख सकते हैं, कैपिटल G m1 m3 अपॉन r स्क्वायर 13 इंटू वेक्टर r कैप 13 लिख सकते हैं। सिमिलर वे वी कैन राइट डेट फॉर वेक्टर F1 जितने भी एक्सटेंडेड पार्टिकल्स होंगे, एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट होंगे, वो हम ऐड करते जाएंगे तो वो सब मिला के हमको टोटल फोर्स मिलेगा। तो यहाँ पे वेक्टर F14 के लिए हम क्या लिख सकते हैं, कैपिटल G m1 m4 अपॉन r स्क्वायर 14 r कैप 14। So this is all about force due to an extended object as well as the gravitational force and universal gravitational force. Now we solve one example regarding to this theory. We solve example. Now example 1. Now what is the statement of the problem? The position vector of the object of mass, यहाँ पे mass हमको मिला है कितना है, mass is 25 kg एंड 10 kg। तो यहाँ पे जो है पूरा जो सम है वो हमको वेक्टर फॉर्म में कैलकुलेट करना है। कीप इन माइंड पोजीशन वेक्टर यहाँ पे दिया है, दो मास का जो पोजीशन वेक्टर है, पहली जो मास है वो है 25 kg का, दूसरा जो मास है वो 10 kg का है। फर्स्ट जो मास है उसका पोजीशन वेक्टर है इन ब्रैकेट 4,7,5 मीटर एंड जो सेकंड बॉडी है उसका जो पोजीशन वेक्टर है वो क्या है 1,3,5 मीटर रिस्पेक्टिवली। ऑब्टेन द वेक्टर रिप्रेजेंटिंग द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन 25 kg ऑब्जेक्ट बाय 10 kg ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे जो 25 kg पे जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है ड्यू टू द 10 kg ऑफ ऑब्जेक्ट वो हमको फाइंड आउट करना है, मतलब वेक्टर F12 हमको फाइंड आउट करना है। यहाँ पे हमको क्वेश्चन में मिला है टेक कैपिटल जी की वैल्यू हमको क्वेश्चन में मिली है, वो कितनी है 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। अगर क्वेश्चन में ये कैपिटल जी की वैल्यू हमको नहीं मिले तो भी हमको ये याद रखना है कैपिटल जी की वैल्यू वो चेंज नहीं होगी, कैपिटल जी की वैल्यू हमेशा रहेगी 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। Now let's see the solution.
यहाँ पे जो m1 है, m1 के जो मास है वो 25 kg है, m2 की जो मास है वो 10 kg है। पोजीशन वेक्टर है बॉडी 1 का वो है r1 वेक्टर इज इक्वल टू 475 मीटर, r2 वेक्टर है 135 मीटर। अभी हमको क्या फाइंड आउट करना है, ग्रेविटेशन फोर्स ऑन बॉडी 1 ड्यू टू बॉडी 2 वेक्टर F12 फाइंड आउट करना है। तो वेक्टर F12 का फॉर्मूला क्या है, वेक्टर F12 मतलब क्या, फोर्स ऑन बॉडी 1 बाय बॉडी 2 इज इक्वल टू कैपिटल G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर कैप r12। तो हम यहाँ पे वेक्टर फॉर्म में फाइंड आउट करना है प्रॉब्लम, तो हम क्या लिख सकते हैं, अकॉर्डिंग टू द थियरी ऑफ वेक्टर r12 इज इक्वल टू वेक्टर r2 माइनस वेक्टर r1। r2 की जो पोजीशन है वो क्या है 135 माइनस r1 की जो पोजीशन है वो क्या है 475। तो इसको हम सॉल्यूशन करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, उसका पोजीशन r12 वेक्टर इज इक्वल टू -3, -4, 0 मीटर। अभी हमको फाइंड आउट करना है r की वैल्यू। यहाँ पे हमको इक्वेशन में r की वैल्यू चाहिए ना, तो r इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, r इज इक्वल टू मोड ऑफ r12। तो यहाँ पे जो r12 मिला उसका मोड मतलब क्या, अंडर रूट x² प्लस y² प्लस z²। तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या है -3, y की वैल्यू क्या है -4, z की वैल्यू है 0। तो अंडर रूट ऑफ x² प्लस y² प्लस z² माइनस अंडर रूट -3² प्लस -4² प्लस 0²। तो इसका आंसर आएगा 5 मीटर। तो हमको पहले ये अभी r की वैल्यू मिली, फ्रॉम द इक्वेशन वी हैव टू नो द वैल्यू ऑफ r12। r12 कैसे फाइंड आउट करेंगे, r12 का फॉर्मूला क्या है, वेक्टर r12 अपॉन मोड ऑफ वेक्टर r12। चलो यहाँ पे हमको वेक्टर r12 की वैल्यू हमने फाइंड आउट की है। वो वेक्टर r12 क्या है -3, -4, 0। यहाँ पे हमने r मतलब क्या, मोड ऑफ r12 फाइंड आउट किया, उसकी वैल्यू है 5 मीटर। तो फ्रॉम दिस बोथ वैल्यू वी गेट द वैल्यू ऑफ r12 इज इक्वल टू -3, -4, 0 अपॉन 5 इज इक्वल टू वी गेट द वैल्यू ऑफ -0.6, -0.8, 0 मीटर। तो यहाँ पे r12 के वैल्यू मिल गई। तो हमको अभी इक्वेशन नंबर 1 में क्या बची, G m1 m2 की वैल्यू इनपुट करनी है। तो यहाँ पे हम इक्वेशन 1 यूज़ करेंगे फॉर फाइंडिंग आउट द वेक्टर F12। वेक्टर F12 का फॉर्मूला क्या है, G m1 m2 r अपॉन r स्क्वायर r12। तो यहाँ पे G की वैल्यू है 6.67 इंटू 10⁻11, m1 की वैल्यू है 25, m2 की वैल्यू है 10, r की वैल्यू हमको मिली है 5 मीटर, वो हमने यूज़ किया, r स्क्वायर है तो 5 स्क्वायर। कैप r12 की वैल्यू कितनी है, -0.6, -0.8, 0। ये सब सिंप्लीफाई करेंगे, इतना सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी 6.67 इंटू 10⁻10 इन ब्रैकेट -0.6। अभी -0.6 x की वैल्यू है, मतलब उसकी जो डायरेक्शन है -0.6 i कैप, -0.8 y की वैल्यू है तो उसकी जो डायरेक्शन है -0.8 j कैप। यहाँ पे z की वैल्यू 0 है तो हमारा आंसर क्या रहेगा, 6.67 इंटू 10⁻10 इंटू -0.6 i कैप -0.8 j कैप। And unit of this gravitation force, it is a one types of force, that's why its unit is Newton. I hope you understand the first session, lecture 1 regarding with this gravitation. Thank you very much.